हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 शारीरिक की एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा। बच्चों, अगर आपने पिछले चैप्टर्स की सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग नीचे जाके देख सकते हैं। और या फिर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं बच्चा। ठीक है, आज बेसिकली जो बच्चों हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज 4.5 के बेसिक के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 को आप इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चा। हमने एक पिछले चैप्टर में व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखा था किसी आव्यूह का, एक यहाँ हम व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे बच्चा। और दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है। वरना आप कोई भी आपके पास पुराने साल का मॉडल पेपर पड़ा है या पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर पढ़े, आप उनको उठाइए और देखिए, पक्का आपको जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग। तो बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनको कराने के लिए पहले आज हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक समझ लिया इस एक्सरसाइज का तो यकीन मानिएगा आपकी एक्सरसाइज खल्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चा पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो बेसिक वीडियो को पूरा देखा करो शुरू से लेके लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार बच्चा। ठीक है, चलिए। और देखिए, स्टेटस पे नहीं लगाते हैं, स्टेटस पे लगा लिया करो। तो बच्चा आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो बात करेंगे, देखिए हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था बच्चा, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था किसी सारणी के सेकंड ज्ञात करना। ठीक है, किसी सारणी के सेकंड वहां पर हमने ज्ञात किए थे। और यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, यहाँ पर हम किसी आव्यूह के सेकंडस निकालेंगे और उसका व्युत्क्रम भी निकालेंगे। ठीक है बच्चा, तो आइए समझते हैं कैसे। आव्यूह शब्द बोला है मैंने, सारणी के अंदर आव्यूह की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम किसी आव्यूह के सेकंडस और व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। ठीक है, आव्यूह का सहखंडज, ये सहखंडज है बच्चा। ठीक है, और वहां सहखंड ज्ञात किया था, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट है दोनों में। सहखंडज व व्युत्क्रम, ठीक है, यानी कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। यानी यहां पर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले एडजॉइंट की बात करेंगे बच्चा। ठीक है, एडजॉइंट आप समझ जाएंगे तो फिर तो इनवर्स तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है बच्चा, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा, अगर हम मान लीजिए हमारे पास सारणिक ना लेके सारणिक की जगह पर हम आव्यूह ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम सारणिक की जगह आव्यूह लें, ठीक है, और जिस प्रकार हमने सारणी के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसके सेकंड ज्ञात कीजिए, उसी प्रकार हम आव्यूह के भी प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसके सेकंडस ज्ञात कर सकते हैं बच्चा, और सेकंड भी। ठीक है, आव्यूह लें और प्रत्येक अवयव के सापेक्ष, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष आव्यूह के सहखंड ज्ञात करें। फिर इन सहखंडों को C1, C2, C3 मीन्स कॉलम। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे समझिए, हम एक आव्यूह लेंगे, ठीक है बच्चा, और आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसके सेकंड ज्ञात करेंगे, जिस तरीके से पिछले चैप्टर में हमने सेकंड ज्ञात की थी, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही। ठीक है बच्चा, फिर उन सेकंडों को क्या करेंगे, जो भी हमें सेकंड मिलेंगे उन सेकंडों को हम कॉलम में डिवाइड करेंगे, स्तंभ में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला स्तंभ बना लेंगे, दूसरा स्तंभ बना लेंगे, तीसरा स्तंभ बना लेंगे, जितने भी हमें दे रखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको स्तंभों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से जो भी हमें स्तंभ मिलेंगे, ठीक है, फिर इन सेकंडों को C1, C2, C3 जितने बन जाए आदि
ठीक है, आदि स्तंभों में बदलकर क्या होगा, एक नया आव्यूह बनाएंगे। ठीक है, यानी इन स्तंभों से हम एक नया आव्यूह बनाएंगे और जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वही हमारा सहखंडज होगा किसी आव्यूह का। ठीक है, बदलकर नया आव्यूह बनाते हैं। ठीक है, और यही नया आव्यूह क्या होता है बच्चा, मूल आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट होता है। ठीक है बच्चा, होता है। क्लियर? ये थी अपनी लैंग्वेज है, बिल्कुल घर की भाषा है, कोई किताबी भाषा नहीं है। आप लोग किताब में देख लीजिएगा, आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी। जो प्रोसेस है, जो हम निकालने में प्रोसेस यूज करेंगे, वही प्रोसेस मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम एक आव्यूह लेंगे, आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसके सहखंड निकालेंगे, उन सहखंडों को फिर कॉलम्स में डिवाइड करेंगे और उन कॉलम्स से मिलकर एक नया आव्यूह बनाएंगे और जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, सहखंडज होगा। किसका? मूल आव्यूह का। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चा। सपोज हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 7, 3, 2, 4, 1। ठीक है, और ले लीजिए आप यहाँ पे -2, 0, 1 सपोज। ठीक है, इस तरीके से ये एक आव्यूह है हमारे पास और इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पहले सहखंड निकालेंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है टोटल बच्चा, तो 9 एलिमेंट है, तो इसके 9 ही सहखंड निकलेंगे। ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो सहखंड निकालिए बच्चा। तो पहले निकालेंगे इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इन सब के सापेक्ष निकालेंगे। तो देखिए वहां पर हम सिंबल के लिए क्या करते थे, -1 की पावर एलिमेंट की पोजीशन लिखते थे, लेकिन अब आप समझ गए कि प्लस माइनस जो सिंबल आते हैं वो कैसे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो अब बार बार इसको हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम सिंबल लगा लेंगे। ठीक है बच्चा, तो अब सिंबल देखिए कैसे आएंगे। सिंबल आपको पता होना चाहिए, यहां पर आता है सिंबल 3/3 का अगर सारणिक है तो आप प्लस से स्टार्टिंग करिए, फिर एक बार माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल लगाएंगे। अगर 3/3 का सारणिक है तो प्लस से स्टार्टिंग होगी, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। ठीक, ऐसे चलना है आपको। 2/2 का हो तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए इसके सहखंड कैसे निकालेंगे। तो 5 के सापेक्ष निकालेंगे पहले, 5 के सापेक्ष सहखंड। ठीक है बच्चा, सहखंड तो कैसे निकलेगा, यानी A11 तो यहां पर सिंबल किसका है, प्लस का, तो प्लस। अब इस से होकर जाने वाली 5 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटा दो और कॉलम को हटा दो, तो पहली पंक्ति गई और पहला ही स्तंभ गया। तो ये 4 एलिमेंट बचे, इनका क्रॉस करते हैं। 4 का 1 में करेंगे तो 4 और -0 का 1 में करेंगे तो 0। ऐसे ये शॉर्ट है, आराम से निकालेंगे। अभी तक हमने पिछले चैप्टर में इनको डिटेल में पढ़ा था, बट अब डिटेल में बार बार क्यों करेंगे, वो स्पेशल इसकी एक्सरसाइज थी तो डिटेल में समझाया था। अब हम बार बार इसके ऐसे सिंबल लगा लेंगे, ये सिंबल के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले 5 के सापेक्ष निकाला, तो 5 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटा दिया, स्तंभ को हटा दिया। ये 4 एलिमेंट बचे, 4 का इनका क्रॉस, 4 का 1 में होगा 4 और फिर -0 का 1 में होगा 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा पार्टी आपका आएगा +4। अब -7 के सापेक्ष सहखंड। ठीक है, तो यहां पे निकलेगा A12 क्योंकि इसकी ये A11 है, A12 है, A13 है, ये A21, A22, A23, ये A31, A32, A33। क्लियर? पता ही आपको बता चुका हूं। अब देखिए, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति को हटा दो और कॉलम को हटा दो। पहली पंक्ति गई, दूसरा स्तंभ गया। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का। तो भैया पहली तो पंक्ति जाएगी क्योंकि पहली पंक्ति में आ रहा है ये, और दूसरा स्तंभ जाएगा क्योंकि दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो एलिमेंट कौन से बचे, ये 4, वरना देख लो ये गया और ये गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। इनका क्रॉस करो, 2 का करेंगे 1 में 2 और -2 का करेंगे 1 में तो -2 और एक माइनस पहले से आ रहा है तो +2। फाइनली इसको करेंगे 2 और 2 4 और माइनस आगे लगा तो -4 हो गया। इसके बाद +3 के सापेक्ष। ठीक है,
यहाँ पे 7 था, 7 के सापेक्ष, अब 3 के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा A1 3। तो कैसे निकालते हैं A1 3? तो इससे होके जाने वाली पंक्ति गई और कॉलम गया। कौन से बचे? ये 4 एलिमेंट बचे यहाँ पर आपके। ठीक है, तो इन 4 को क्रॉस करिए, प्लस का सिंबल आएगा, 2 का 0 में करेंगे 0 और माइनस 2 का 4 में करेंगे -8 और 1 माइनस ये रहा +8। सॉल्व करेंगे बच्चा तो प्लस का 8 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये भाई तीनों पहली पंक्ति के तीनों अवयवों के सापेक्ष हमने सेकंड निकाल लिए। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति के तीनों अवयवों के सापेक्ष निकालेंगे, फिर तीसरी पंक्ति के तीनों अवयवों के सापेक्ष निकालेंगे, 9 एलिमेंटों के रेस्पेक्ट में निकलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे इनको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ तो अब निकलेगा इस 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष सेकंड, यानी A21। तो सिंबल किसका है यहाँ पे? माइनस का, तो ये आएगा माइनस का। ठीक है, अब इससे होके जाने वाली पंक्ति गई और स्तंभ गया। भाई इससे हो जाने पंक्ति गई और स्तंभ गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 7 का 1 में करेंगे 7 माइनस, और भैया 0 का करेंगे 3 में तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा आपका -7। ओके, नेक्स्ट फिर इस 4 के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो A22, तो कैसे निकलेगा? इससे होके जाने वाली पंक्ति गई और कॉलम गया, तो ये कोने वाले 4 एलिमेंट बचे। 5 का 1 में करेंगे तो आपका आएगा 5 माइनस, भाई ये गया और ये गया, तो 5 का 1 में 5 और -2 का 3 में करेंगे तो -6 और एक माइनस पहले से +6, तो 5 और 6 11 हो गया। ठीक है, उसके बाद इस वाले 1 के सापेक्ष, तो 1 के सापेक्ष सेकंड, तो A23। तो यहाँ सिंबल किसका है? ये रेड वाला, माइनस का। अब सेकंड रो गई और थर्ड कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे। 5 का 0 में 0 -2 का करेंगे बच्चा 7 में, तो माइनस के 14 और एक माइनस पहले से +14, तो फाइनली ये माइनस लग रहा है और ये +14, तो माइनस के 14 आएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारी दूसरी पंक्ति के सापेक्ष आ गया। अब ऐसे तीसरी पंक्ति के सापेक्ष निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे आ जाइए, देखिए तीसरी पंक्ति, ध्यान से समझिएगा बच्चा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो फोकस रखिएगा पूरा क्या बता रहा हूँ। तीसरे में देखो -2 के सापेक्ष निकालेंगे, -2 के सापेक्ष सहखंड A31, तो सिंबल किसका है? ऊपर प्लस का। ठीक है, अब इस -2 से होकर जाने वाली पंक्ति को हटा दो और कॉलम को हटा दो, तो ये तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये 4 एलिमेंट बचे। 7 बन जा 7 माइनस 4 3 जा 12। ठीक है, ये रेड वाले जो सिंबल हैं सिर्फ आगे लगाने के काम आएंगे। अब आप ऐसा मत समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस, ये प्लस का, ये प्लस का, अब इन सिंबलों का कोई यूज नहीं है, सिर्फ आगे सिंबल लगाने के यूज में आते हैं ये वाले रेड वाले सिंबल। ठीक है, क्रॉस में इनका कोई यूज नहीं होता है। अब इसके सापेक्ष करेंगे 0 के सापेक्ष, 0 के सापेक्ष सेकंड A32 बराबर, तो ऊपर क्या आ रहा है? माइनस। ठीक है, तो इससे हो गया पंक्ति, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ गया, ये 4 एलिमेंट बचे। 5 का 1 में 5 -2 का 3 में 6, तो फाइनली वो आएगा यहाँ से -1 और एक माइनस पहले से तो +1 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा बचा आपका 1 के सापेक्ष A33, यानी तीसरी पंक्ति गई तीसरा ही कॉलम गया, ये 4 एलिमेंट बचे और सिंबल किसका है? प्लस का, तो प्लस लगा दो भैया। 5 2 जा 10 -2 7 जा 14, तो फाइनली यहां से आएगा -4। ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब हमने क्या किया? 9 एलिमेंट थे, 9 एलिमेंटों के सापेक्ष एक एक करके हमने सभी के सेकंड निकाले। ये सेकंड भी 9 ही आए होंगे। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व नहीं किया ना, यहाँ पे 12 में 7 जाएगा तो माइनस के 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, देखिए सुन लीजिए, जो मैंने अपनी भाषा लिखी थी उसको समझिए। हम आव्यूह लेंगे और प्रत्येक अवयव के सापेक्ष आव्यूह के सेकंड ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक अवयव के सापेक्ष सेकंड ज्ञात कर लिए। आगे क्या लिखा फिर मैंने? फिर इन सेकंडों को C1 C2 C3 आदि स्तंभों में बदलेंगे। तो देखिए ये 3x3 का आव्यूह था, तो यहाँ 3 3 के ही क्या बनाएंगे? स्तंभ बनाएंगे। तो ये जो पहले 3 एलिमेंट हैं आपके, ये जो पहले 3 एलिमेंट हैं ये C1 बन जाएंगे, यानी कॉलम 1, और दूसरे 3 जो हैं ये C2 बन जाएंगे, यानी दूसरा स्तंभ, और ये तीसरे 3 जो हैं ये C3 बन जाएंगे, यानी तीसरा कॉलम। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा था, जो सेकंड निकल के आएंगे उनको C1 C2 C3 आदि में बदलेंगे।
अगर 3x3 का आव्यूह है तो 3x3 के स्तंभ बनाएंगे, 2x2 का है तो 2x2 के बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इन स्तंभों में बदलकर एक नया आव्यूह बनाते हैं, और वो जो नया आव्यूह प्राप्त होता है वही क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, सेकंडज होता है किसका, मूल आव्यूह का, ठीक है। तो अब इनसे एक नया आव्यूह बनाओ, तो नया आव्यूह बनेगा बच्चा यहाँ से एक, इसको हम मान लेते हैं बी, क्योंकि हमें पुराना आव्यूह ए दे रखा है मान लीजिए, तो इसको बी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं मानने को, तो ए मान लीजिए। तो यहां से ये जो नया आव्यूह प्राप्त होगा यही हमारा सेकंडज होगा किसका, इस वाले आव्यूह का। तो भैया पहला स्तंभ क्या है, ये माना है, तो इसको लिख दो स्तंभ की तरह ही लिख दो बिल्कुल, 4 - 4 प्लस का 4 है पहले तो 4, फिर -4 8, फिर दूसरा कॉलम है -7 11 -7 11 -14, और तीसरा कॉलम ये रहा -5 1 -4। ये आपका क्या है, ये आपका है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसको एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं सहखंडज आव्यूह, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो समझ में आया, कोई भी आव्यूह दे रखा है, उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उसके सहखंड निकालो। सहखंड निकालना पिछली एक्सरसाइज में बताया था। उन सहखंडों को जितने का आपको आव्यूह दे रखा है उतने के कॉलम बनाओ, और उन कॉलम को नए आव्यूह में बिल्कुल कॉलम की तरह ही लिख दो, बिल्कुल ऐसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख दिया इसको, देखो इसी फॉर्म में लिख दिया और इसी फॉर्म में इसको लिख दिया। तो एक नया आव्यूह प्राप्त हुआ, उतने का ही मिलेगा। तो जो नया आव्यूह मिलेगा वही क्या होगा, हमारा सहखंडज होगा, किसका, इस मूल आव्यूह का, ठीक है बच्चा। ऐसे हम सहखंडज निकालते हैं। इज दैट क्लियर। अब हम बात करेंगे कि व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, बस आपका काम खत्म, आपका नहीं सवाल का ठीक है। अब जैसे मान लीजिए व्युत्क्रम निकालना है हमें यहाँ पर जो आव्यूह दिया था उसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है व्युत्क्रम ज्ञात करने का, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हम कैसे निकालेंगे, यानी ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए इनवर्स, ये निकालना है। ए आव्यूह दिया था हमें, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो ए इनवर्स ही तो आएगा। तो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है बच्चा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। और यहाँ शर्त ये होती है कि सारणिक ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सारणिक ए की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो यहाँ आप 0 लगाओगे और 0 से भाग दोगे तो इन्फानाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये शर्त है बच्चा, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब देखिए कैसे व्युत्क्रम निकालेंगे हम किसी भी आव्यूह का। पहले हमें कोई आव्यूह दिया है, उसका हमसे व्युत्क्रम निकालवाया है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, फिर उसकी सारणिक वैल्यू निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए में उसकी सारणिक वैल्यू से भाग दे देंगे, जो भी आएगा हमारा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको यूज करना है जो मैंने अभी बताया था व्युत्क्रम निकालने के लिए। पहले आप उस आव्यूह का एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, यानी सहखंडज निकालो, बिल्कुल ऐसे ही ये जो निकाला है, फिर ये निकल आया, इसमें फिर उस सारणिक वैल्यू निकालो, उस आव्यूह की सारणिक वैल्यू निकालो और उससे इसमें भाग दे दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है व्युत्क्रम निकालने के लिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब कुछ दो तीन चीजें और, अभी कुछ थ्योरम्स हैं 3-4, उन थ्योरमों को समझेंगे बच्चा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हम किसी भी आव्यूह का सहखंडज कैसे निकालते हैं, ठीक है, और व्युत्क्रम क्या निकालते हैं। व्युत्क्रम निकालने से आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। अब देखिए हम 2 तरीके के आव्यूह पढ़ते हैं बच्चा, आव्यूह 2 टाइप के पढ़ेंगे आप यहाँ पे। एक तो होगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या बीमारी है, आइए समझते हैं, ठीक है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा। इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है,
जैसे मान लीजिए हमें कोई आव्यूह दे रखा है ना, कोई भी आव्यूह दे रखा है और उसकी हमने सारणिक वैल्यू निकाली और उसकी अगर सारणिक वैल्यू 0 आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं बच्चा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है बच्चा, कौन सा बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये पहचान होती है, यहाँ लिख भी सकते हैं, किसी आव्यूह की सारणिक वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हम उस आव्यूह को क्या बोलेंगे? जो है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। तो इसकी कंडीशन बस आप याद रख लीजिए, अगर कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अगर कोई सारणिक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसकी शर्त ये होगी, उसकी जो सारणिक वैल्यू है वो 0 आएगी। ठीक है, सारणिक वैल्यू 0 आएगी। सारणिक वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चा, और एक होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा? इसकी कंडीशन होती है कि इसकी जो सारणिक वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होती है, 0 के बराबर नहीं होती है। इज दैट क्लियर? व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसकी सारणिक वैल्यू 0 ना हो, 0 के सिवा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ जाए, बट 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा होता है? जिसकी सारणिक वैल्यू 0 आ जाती है। उसकी सारणिक वैल्यू निकाली, कैसे निकालते हैं वो हम सब समझाएंगे। ठीक है, सारणिक वैल्यू निकालना सिखाएंगे, वैसे मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो सारणिक वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब बताएंगे। तो अगर किसी सारणिक की यदि किसी आव्यूह की सारणिक वैल्यू 0 आती है तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। और यदि किसी सारणिक की जो वैल्यू है, यानी किसी आव्यूह की जो सारणिक वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आती है, 0 को छोड़ के कुछ और आता है, तो उसको हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए क्लियर। अब कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रमेय हैं बच्चा। प्रमेय क्या है? जैसे प्रमेय अगर हम 1 की बात करें तो प्रमेय 1 क्या कहती है बच्चा? प्रमेय 1 ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कोई ए क्या है, एक कोई ए सारणिक है। ठीक है, कोई ए हमारे पास सारणिक है, या आव्यूह भी बोल सकते हैं, आव्यूह मान लीजिए आप। ठीक है, आव्यूह मान सकते हैं आप, आव्यूह मान लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ए आव्यूह है और उसका क्रम n है। ठीक है, तो क्या होगा? शर्त समझिए, हम लिख देता हूं प्रमेय को। यदि कोई आव्यूह ए है जिसका जो ऑर्डर है, जो क्रम है वो n है। ठीक है बच्चा, हमारे पास कोई आव्यूह है a और उसका क्रम क्या है? n है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के, बराबर होगा i इंटू जो है a के, i इंटू ए के। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कंडीशन आपको बच्चा याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपकी बात आराम से बन जाएगी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई n क्रम का आव्यूह है तो उस आव्यूह और उसके सहखंडज का गुणनफल, फिर सुन लीजिए, हमारे पास कोई आव्यूह a है तो उस आव्यूह a और उसका सहखंडज, ये a का सहखंडज ही तो हो गया, तो a और उसके सहखंडज का गुणनफल, यानी पहले आव्यूह ले लो फिर उसका सहखंडज ले लो, या पहले सहखंडज ले लो बाद में आव्यूह ले लो, इनका गुणनफल बराबर होगा, यहाँ पर ये सारणिक ए लिखिए आप। ठीक है, बराबर होगा i इंटू उसकी सारणिक वैल्यू के। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद नहीं चाहिए। यानी कोई अगर a आव्यूह है उसका क्रम n है तो a इंटू एडजॉइंट a बराबर होगा एडजॉइंट a इंटू a बराबर होगा i इंटू सारणिक a के। ठीक, ये चीज बराबर होगी। और ये जो i है यहाँ पर i भी क्या होगा? n क्रम का तत्समक आव्यूह है, जहां i n क्रम का क्या है? तत्समक आव्यूह। क्या होता है बता चुका हूं आपको पीछे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और बाकी से सभी अवयव 0 होते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि कोई a n क्रम का आव्यूह है तो a इंटू एडजॉइंट a इंटू a बराबर होता है i इंटू सारणिक a के। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरी थ्योरम क्या है? प्रमेय 2। अब प्रमेय 2 क्या कहती है बच्चा? प्रमेय 2 ये कहती है कि हमारे पास कोई a और b
ए और बी एन समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है बच्चा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। जैसे मान लीजिए ये कहती है यदि ए व बी एन समान क्रम के कैसे आव्यूह हैं? व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो क्या होगा समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए क्या है? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह की पहचान क्या होती है? मैंने अभी बताया था, कोई आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा तो उसकी सारणिक वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो यानी कि ए जो है, ए का जो सारणिक वैल्यू है वो भी 0 के बराबर नहीं है, और बी की जो सारणिक वैल्यू है वो भी 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह माने हमने, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह की सारणिक वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो ए भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इन दोनों का गुणनफल का व्युत्क्रम, गुणनफल की सारणिक वैल्यू भी क्या होगी? व्युत्क्रमणीय होगी। यानी ए बी की सारणिक वैल्यू भी क्या होगी? व्युत्क्रमणीय होगी, या बी ए की जो सारणिक वैल्यू है वो भी क्या होगी? व्युत्क्रमणीय होगी। ये कहती है थ्योरम। फिर समझिए क्या करिए, देखिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा बट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ए क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अगर ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसकी सारणिक वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। बी भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसकी सारणिक वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इसकी भी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इन ए और बी का जो गुणनफल है उसकी सारणिक वैल्यू भी व्युत्क्रमणीय होगी, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। या बी ए निकाल लो, ए बी निकाल लो या बी ए निकाल लो, इनका भी जो सारणिक मान है वो क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर ए व्युत्क्रमणीय है और बी व्युत्क्रमणीय है तो ए बी भी क्या होगा? ए बी का सारणिक भी क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा, और बी ए भी क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर ए आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और दोनों एन क्रम के समान एन क्रम के आव्यूह हैं, तो इन ए बी निकालेंगे तो वो भी व्युत्क्रमणीय आएगा, बी ए निकालेंगे तो वो भी व्युत्क्रमणीय आएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए सीधी सी भाषा ये ध्यान रखो, ए और बी दोनों एन क्रम के, एन समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो इनका गुणनफल निकालेंगे ए बी तो वो भी व्युत्क्रमणीय निकलेगा, या बी ए निकालेंगे तो वो भी व्युत्क्रमणीय निकलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी थ्योरम थी बच्चा? ये आपकी दूसरी थ्योरम थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगली थ्योरम क्या है उसको समझिएगा आप। ठीक है, अगली थ्योरम क्या कह रहा है? देखो इसको हटा दें या नीचे लिख देते हैं? नीचे लिख दो, चलो नीचे लिख देते हैं। प्रमेय आपकी है 3। अब प्रमेय 3 आपकी क्या कह रही है बच्चा? बाटी इसको समझिएगा। ठीक है, यदि ए व बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, यानी ए और बी क्या है? समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो इन दोनों आव्यूहों का जो गुणनफल का सारणिक है वो इनके अलग अलग सारणिक के गुणनफल के बराबर होगा। तो ए व बी के गुणनफल का सारणिक मान ए व बी के अलग अलग सारणिक मान के गुणनफल के बराबर होगा। यानी ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझिए। हमारे पास ए और बी क्या है? दो समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो उन दोनों का गुणनफल करें और फिर उसकी सारणिक वैल्यू निकालें, या अलग अलग सारणिक मान निकाल के फिर गुणनफल निकालें, दोनों ही स्थितियों में बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि हम ए और बी की सारणिक वैल्यू निकालें या ए की सारणिक वैल्यू निकालें अलग और बी की सारणिक वैल्यू निकालें अलग और इनका गुणा कर दें तो ये बराबर आएंगे बच्चा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन ये कह रही है कि हमारे पास ए और बी दो समान एन क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो उनका गुणनफल करें पहले और फिर सारणिक मान निकालें, या अलग अलग सारणिक मान निकाल के फिर गुणनफल करें।
ऐसी स्थिति में दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है बच्चा, ये आपकी तीसरी थ्योरम कहती है। अब आपकी एक थ्योरम और बचती है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चा, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा क्योंकि नीचे हो सकता है आपको देखने में दिक्कत रहे। तो ये थ्योरम्स को आपकी जो मैं थ्योरम्स में कंडीशन बताई है आपको, इन कंडीशनों को आप याद करिएगा। ठीक है बच्चा, जरूर रिपीट कीजिएगा तो हो जाएगा। चौथी प्रमेय क्या कहती है, यदि वर्ग आव्यूह ए का अस्तित्व है तो ए केवल और केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। समझ में आया? यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर कोई आव्यूह वास्तव में है तो वो सिर्फ व्युत्क्रमणीय ही आव्यूह होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है बच्चा, यदि वर्ग आव्यूह ए का अस्तित्व है, यानी कोई अस्तित्व मतलब यानी कोई वर्ग आव्यूह ए है, अस्तित्व मतलब वो आव्यूह है। अगर कोई वर्ग आव्यूह ए है तो वो होगा तो कौन सा होगा, केवल और केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह की कंडीशन क्या होती है कि सारणिक ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, सारणिक ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक और आप नोट समझ लीजिए, या आप इसे थ्योरम भी कह सकते हैं वैसे, या नोट ही मान लीजिए, नोट ही लिखा देता हूँ बच्चा मैं आपको। ठीक है, नोट है एक तरीके से, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक आव्यूह है ए और उसका क्रम मान लीजिए 3 गुणा 3 है या 4 गुणा 4 है या 2 गुणा 2 है, कोई भी एक वर्ग आव्यूह है। तो सपोज मेरे पास एक आव्यूह है ए, इसका क्रम मैंने मान लिया 3 गुणा 3 है, तो इस आव्यूह का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए है, वो बराबर आएगा इस आव्यूह की सारणिक वैल्यू की पावर 2 के। अब ये क्या है समझ लीजिए मेरी बात पहले ध्यान से। देखिए ये आव्यूह ए है और ये इसका क्रम 3 गुणा 3 है, तो इसका जो एडजॉइंट है वो बराबर होगा इस आव्यूह की सारणिक वैल्यू, ठीक है, कि पावर कितनी होगी, जो भी क्रम है उससे एक कम पावर के। ठीक है, अगर कोई आव्यूह ए 3 गुणा 3 का है तो इसके जो एडजॉइंट वैल्यू है वो बराबर होगी इस आव्यूह के सारणिक मान की क्रम से, ध्यान से सुनिए, क्रम से एक पावर कम होगी, क्रम से एक पावर कम के। ठीक है, यानी इसका जो एडजॉइंट वैल्यू है वो, इसका जो एडजॉइंट वैल्यू है वो, उसका जो सारणिक मान है वो इसके सारणिक मान से इसके क्रम से एक पावर कम होगा, इसके क्रम से एक पावर कम होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और इसका क्रम n गुणा n है, तो इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए की सारणिक वैल्यू है वो बराबर होगी ए की सारणिक वैल्यू, अब जो भी इसका क्रम है इसमें से एक कम के, यानी n क्रम है तो n में से एक कम कर दो। तो ये कंडीशन है, आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आव्यूह है, इसका क्रम 4 गुणा 4 है, तो इसकी जो एडजॉइंट वैल्यू है, एडजॉइंट वैल्यू का जो सारणिक मान है वो ए के सारणिक मान की कितनी पावर के बराबर होगा, तो 4 पावर तो एक कम कर दो 3 पावर के बराबर होगा। ठीक है बच्चा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा बेसिक था बच्चा इस एक्सरसाइज का, इस बेसिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई बात थोड़ी सी भी दिक्कत रही हो तो वीडियो को रिपीट करके फिर से मेरे बोलने लिखाने दोनों पे फोकस कीजिएगा, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चा, हर क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, चलिए।